अरे बहू, तुम्हारे माँ बाप क्या बिल्कुल ही भिखारी थे जो तुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे पड़ोस में शर्मा जी की बहू 21 तोला सोना लाई है और दहेज में अपने साथ गाड़ी और घर भी लाई है, मगर तेरे गरीब पिता ने तो सोने की एक चैन भी मेरे बेटे को ना दी और ना ही तुझे कुछ दहेज दिया है। सरला जी अपनी बहू रचना पर चिल्लाए जा रही थी और रचना अपनी सास के सामने चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। रचना की यही आदत उसके पति नीरज को पसंद आई थी, जिसकी वजह से उसने उससे विवाह किया था। पर उस समय नीरज के समझ में ये नहीं आया था कि ये तो एक गरीब परिवार से है, तो दहेज कैसे लाएगी। पर अब जब वो उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आ गई तो उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। खैर, माँ और पत्नी का झगड़ा सुनकर नीरज भी उनके पास चला आया और रचना की तरफ देखते हुए बोला, रचना तुम जाओ अपने कमरे में। तो रचना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी सरला जी अपने बेटे पर गुस्सा करने लगी, बेटा तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम मुझे इस भिखारन को घर से निकालने क्यों नहीं देते? ये हमारे किसी काम की नहीं है। परसों ही मल्होत्रा जी के बेटे की शादी हुई है। मैं उनके बहू के मुख दर्शन पर गई तो देखकर हैरान रह गई। उनकी बहू तो सोने में लदी हुई थी और उनका सारा घर भी नए फर्नीचर से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी बहू तो अपने सास ससुर के लिए भी सोने की चैन लाई है। उसने सारे घर का नक्शा ही बदल दिया। आखिर हम कब तक यूं ही पुराने सामान को इस्तेमाल करते रहेंगे? मेरा भी मन करता था कि मेरी बहू आएगी और हमारा घर सामान से भर जाएगा। अब तुम्हारी नौकरी तो इतनी अच्छी है नहीं कि तुम खुद ही ये सब खरीद सको। अब हमें कोई उपाय ही करना पड़ेगा। नीरज भी माँ की बात से सहमत था, क्योंकि वो खुद भी जब लोगों के घरों में देखता तो उसका भी मन करता कि उसके घर में भी नया फर्नीचर और अन्य सामान आए। उसने कई बार रचना से भी इस बात का जिक्र किया कि वो अपने माता पिता से कहे कि वो उसे दहेज दें, तभी वो इस घर में रह सकती है। मगर रचना कहती कि उसके माता पिता बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये सुनकर नीरज को बहुत गुस्सा आता कि ये अपने माता पिता से बात क्यों नहीं करती। उसे पूरा यकीन था कि अगर रचना अपने माता पिता से बात करेगी तो वो मजबूरी में आकर ज़रूर दहेज देंगे, क्योंकि हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। मगर रचना तो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और पति की बातों को टाल देती। इसीलिए अब नीरज भी अपनी माँ का पूरा साथ देने लगा और रचना को धमकी देता कि वो दहेज लाए, वरना वो उन्हें घर से निकाल देंगे। पर रचना उनकी बात सुनकर बस आंसू बहा देती। पर आज नीरज का गुस्सा आसमान को छू रहा था, क्योंकि वो अभी अभी अपने दोस्त के घर से वापस आया था। वहाँ पर टीवी कक्ष में एक बड़ा सा एलईडी लगा हुआ था। जब उसने अपने दोस्त से पूछा तो वो कहने लगा कि ये मेरी पत्नी दहेज में लाई है। उसी समय उसे खुद पर क्रोध आया कि उसने रचना से शादी क्यों की और उन अमीर लड़कियों से क्यों नहीं की जो उस पर मर मिटती थी। उसने आते ही रचना का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले आया। फिर अपने माँ पिताजी की तरफ अंगुली करके बोला, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देते कि मेरे माता पिता कितने छोटे से टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं? अगर तुम दहेज में एक बड़ा सा टीवी लाती तो आज मेरे माता पिता इस छोटे से टीवी पर नज़र गड़ाए ना बैठे होते। उन दोनों का शोर सुनकर उसके माँ पिताजी भी उनकी ओर देखने लगे। नीरज, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बहू को परेशान कर रहे हो? महेश जी ने रचना की तरफ दारी करते हुए कहा। तो नीरज बोला, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैं अभी अभी अपने दोस्त के घर से आया हूँ। उसके घर में इतना बड़ा एलईडी लगा हुआ था और आप देखिए हमारे घर में मेरे बचपन का टीवी पड़ा है। अगर रचना भी दहेज में टीवी लाती तो आज हमारे घर में भी
नया टीवी होता। उसने पिताजी को सारी बात बताई तो वो कहने लगे, बेटा अगर रचना टीवी नहीं लाई तो क्या तुम खुद नहीं खरीद सकते? ज़रूरी तो नहीं कि बहू ही दहेज में टीवी लाई। तभी नीरज कुछ कहता, उससे पहले ही सरला जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमारा बेटा सारा दिन घर से बाहर रहकर मेहनत करता है और जो कमाता है उसे घर में ही लाता है। उसकी पत्नी के तो नखरे ही पूरे नहीं होते, वो किसी और चीज़ के बारे में कैसे सोचेगा? कहते हुए सरला जी रचना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगी तो रचना सास के पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे माता पिता ये दुख सह नहीं सकेंगे। उनकी अब उम्र नहीं है कि वो इतने बड़े दुख को सह पाएं। मैं कल अपने माता पिता के घर जाऊंगी और टीवी ले आऊंगी। ये सुनकर नीरज की आंखें खिल उठी। उसने माँ को आंख से इशारा किया तो वो भी चुपचाप बैठ गई। अब नीरज को इस बात का इंतज़ार था कि कब रचना अपने पिता के घर जाए और कब टीवी लेकर आई। इधर रचना अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी, मगर नीरज को इन सब से कोई परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ कल का इंतज़ार था। वो मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे ही एक एक करके दहेज की सारी चीज़ें ले लूँगा। रचना अपने कमरे में चली गई। तभी नीरज अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और दोनों माँ बेटे ने मिलकर बहुत सारी चीज़ों की सूची बना ली ताकि एक एक करके रचना से सब कुछ मंगवा लेंगे। टीवी के बाद अब उन्हें रचना से गाड़ी की मांग करनी थी, मगर अभी तक पहला चरण ही पूरा ना हुआ था। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय नीरज ने रचना से कहा, आज अपने मायके जाकर टीवी ले आना, वरना हमेशा हमेशा के लिए मायके जाने के लिए तैयार रहना। यह सुनकर रचना ने हाँ में सिर हिलाया और रसोई में चली गई। शाम को नीरज दफ्तर से लौटा तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि सरला जी ने उसे बताया कि रचना नया टीवी तो लाई है, मगर वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे पुराने टीवी से मिलता जुलता ही है। यह सुनकर तो नीरज का क्रोध ऊंचाइयों को छूने लगा। उसने तुरंत रचना को आवाज़ लगाई और गुस्से से बोला, तुम्हारे माता पिता को शर्म नहीं आई इतना छोटा सा टीवी देकर तुम्हें फिर से यहाँ भेज दिया। अगर मैं जानता होता कि तुम ये लाओगी तो कल ही मैं माँ को ना रोकता और आज तुम यहाँ पर मौजूद ना होती, बल्कि अपने माता पिता की चौखट पर बैठी होती। कहते हुए नीरज ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ भले ही आप इसे यहाँ से निकाल सकती हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत जल्द ही मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। यह सुनकर रचना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, मगर नीरज को कोई परवाह नहीं थी। वो जान चुका था कि उनके सारे सपने ही चकनाचूर होंगे, क्योंकि उन्होंने जो इतनी बड़ी सूची बनाई थी वो तो अभी बाकी ही पड़ी थी। और रचना पहली चीज़ ऐसी लाई कि उसका मन ही टूट गया। वो पैर पटकते हुए ऊपर चला गया और सरला जी ने रचना को घसीट कर बाहर निकाल दिया। तो रचना ने जाते जाते कहा कि देखना, एक दिन न्याय जरूर होगा। इतना कहकर वो थके हुए कदमों से वहाँ से चली गई। तो अगले 1 महीने के अंदर ही नीरज ने तलाक के कागज़ तैयार करवा कर उसके घर भिजवा दिए। उसके बाद उसने रचना से कोई संपर्क ना रखा। समय बीता तो अब सरला जी बेटे की दूसरी शादी की योजना करने लगी। उन्होंने नीरज से कहा कि अगर तू किसी को पसंद करता है तो अपनी पसंद मुझे बता दे। मगर नीरज ने ये मामला अपनी माँ पर ही छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। उसने अपनी माँ से कहा कि आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढिए जो अपने साथ करोड़ों का दहेज लाए। तो सरला जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता ना करो बेटा, मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे घर को दहेज से भर देगी। महेश जी उन दिनों अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे।
नीरज ने शुक्र मनाया कि वो घर पर नहीं थे। अगर वो घर पर होते तो उन्हें रचना को निकालने ही नहीं देते। सरला जी अब लड़की ढूंढने में लग गई और नीरज नियमित रूप से दफ्तर जाने लगा। जब महेश जी घर वापस आए तो उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया, मगर वो अब कुछ ना कर सकते थे। उन्होंने बस इतना कहा कि बहू बहुत अच्छी थी, उसने सारे घर को संभाल रखा था, अब देखना कैसे घर का ढांचा बिगड़ता है। नीरज ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दिन बीतने लगे तो घर के हालात उसके समझ में आने लगे, क्योंकि जब वो दफ्तर से आता तो खाना खुद को ही बनाना पड़ता। सरला जी दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती तो एक दिन उसने माँ से कह ही दिया कि माँ, अब मुझसे और काम नहीं होते, अब जल्दी से या तो अपनी बहू ले आओ या फिर तुम खुद ही खाना बना लिया करो। बेटा ज़रा धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हम जल्दबाजी में फिर से कोई गलती नहीं करना चाहते, सरला जी ने कहा। तो नीरज चुप हो गया। अब रचना को इस घर से गए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक उसने दूसरी शादी नहीं की थी। एक दिन नीरज दफ्तर से घर आया तो माँ ने उसे मिठाई खिलाई और बोली, बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता एक बड़े अमीर परिवार में तय कर आई हूँ। वो इतना दहेज देंगे कि आज तक इतना दहेज सारे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं लाई होगी। ये सुनकर तो नीरज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी सरला जी ने कहा, लेकिन बेटा वो लोग शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं, उन्होंने बस 15 दिन का समय दिया है। अरे माँ, अच्छा तो है ना, जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी मेरा खाना बनाने से पीछा छूटेगा। अगले 15 दिन के बाद नीरज और रिंकू की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। नीरज और सरला जी तो खुशी से फूली नहीं समा रहे थे, क्योंकि वो अपने साथ इतना दहेज लाई थी कि सारे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गई। सब कह रहे थे कि नीरज की पत्नी तो दहेज में इतना कुछ लाई है जो आज तक कोई नहीं लाया। आज सरला जी बहुत खुश थी, क्योंकि एक बार फिर से बेटे की शादी जो हो चुकी थी और पूरा घर सामान से भर चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रिंकू की असलियत सामने आने लगी। एक दिन जब नीरज ऑफिस जा रहा था तो उसने रिंकू को आवाज़ लगाई, रिंकू जल्दी से खाना लगा दो। ये सुनते ही रिंकू चिल्लाते हुए बोली, मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ, खाना चाहिए तो खुद रसोई में जाकर ले लीजिए, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है और उसके लिए तैयार भी होना है। ये कहकर वो बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उसके तेवर देखकर नीरज हैरान रह गया। अचानक से उसे रचना का ख्याल आया, जो उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी, मगर रिंकू ने तो उसे खाना देने से भी इनकार कर दिया। अब तक तो वो यही समझ रहा था कि रिंकू नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए ये सब काम नहीं करती। मगर अब उसे इस घर में रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अब भी वो कुछ नहीं करना चाहती थी। तब नीरज की आंखें खुल चुकी थी। वो समझ गया कि रिंकू घर का कोई काम नहीं करेगी, फिर से उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। मगर वो फिर भी खुश था, क्योंकि उनका पूरा घर आधुनिक फर्नीचर से भर गया था और फिर अब तो उनके पास गाड़ी भी थी। उस रात रिंकू बहुत देर से घर वापस आई तो नीरज ने कहा, रिंकू इतनी देर कैसे लगा दी, तुम सुबह गई थी और अब रात के 10 बज रहे हैं। ये सुन रिंकू ने गुस्से से कहा, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती और आगे से मुझसे कोई भी पूछताछ की तो मैं अपने पिता से शिकायत कर दूंगी। यह सुनकर नीरज चुप हो गया, क्योंकि रिंकू के पैसों के कारण वो बस उसका गुलाम बनकर रह गया था। उसने कुछ ना कहा और चुप्पी साध ली। अगले दिन जब नीरज उठा तो उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा और रिंकू से बोला, रिंकू उठो प्लीज़, आज मेरी मदद कर दो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हैं। लेकिन ये सुनकर
रिंकू उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से उठाने की? क्या आप नहीं जानते कि मैं रात में देर से वापस आई थी? मैं बहुत थकी हुई हूँ, शोर मत कीजिए और अपना काम खुद कीजिए। ये कहकर वो सर तक कंबल ओढ़कर सो गई और नीरज चुपचाप खड़ा पछतावे की आग में जलता रहा। उसका मन बार बार रचना के बारे में सोचने लगा कि जब मैं उठता था तो वो मेरे कपड़े प्रेस करके पहले ही रख देती थी और नाश्ता भी तैयार मिलता था। वो तो उसे जाते समय टिफ़िन भी हाथ में थमा देती थी, मगर रिंकू तो उसके लिए कुछ भी ना करती। वो सुबह देर से उठती और जब वो दफ्तर से वापस आता तो वो पार्टी में जा ही रहती। अब ये रोज़ का नियम बन चुका था। सरला जी तो अभी भी खुश थी क्योंकि घर फर्नीचर से भरा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उनके बेटे का मन उदास है और नीरज ने भी उसे कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप किस्मत समझकर अपनी ज़िंदगी जीने लगा। अगले दिन नीरज दफ्तर से थका हारा आया तो आज पहली बार रिंकू उसे घर पर मिली। उसने नीरज को देखते ही कहा, सुनो जी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज़ आयोडेक्स लगाकर मेरा सर दबा दीजिए। ये सुनकर नीरज को हैरानी हुई कि आखिर वो अपने पति से सर दबाने के लिए कैसे कह सकती है। रचना तो हर समय मेरी टांगें दबाती थी, आज तक उसने कभी भी मुझे अपना कोई काम करने के लिए नहीं कहा था। मगर रिंकू तो बिल्कुल ही उससे उल्टी थी। उसे अपने पिता की दौलत का घमंड था, इसलिए वो अपने पति को पति नहीं बल्कि अपना नौकर समझने लगी। नीरज भी उसकी दौलत के आगे चुप हो जाता क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी उसकी दौलत से लाभ मिल रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसका सर दबाने बैठ गया। धीरे धीरे समय बीता, तब उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। नीरज अब एक बेटे का बाप बन चुका था, मगर रिंकू अब भी उसकी कोई इज्जत नहीं करती। लेकिन फिर भी नीरज ये सोचकर खुश था कि कम से कम अब उस पर घर का कोई दबाव तो नहीं है। चाहे वो अपनी तनख्वाह घर में खर्च करे या ना करे, किसी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि घर के पूरे खर्चे तो रिंकू ही उठाती थी। क्योंकि उसके पिताजी के बिजनेस में उसके हिस्से थे, जहाँ से उसे हर महीने उसके हिस्से का प्रॉफिट मिल जाता और वो उन्हें सरला जी के हाथ में थमा देती। बस सरला जी को और क्या चाहिए था, वो तो पैसे देखकर ही खुश हो जाती। मगर नीरज को कभी कभी अपनी बेइज्जती महसूस होती। एक बार रिंकू उसे अपने साथ पार्टी में ले गई। वहाँ पर खड़े अमीर लड़के आए हुए थे, तो नीरज भी रिंकू के दोस्तों के साथ बातें करने लगा। रिंकू भी वहीं पर मौजूद थी, मगर वो एक लड़के से बड़ी खुलकर बातें कर रही थी और नीरज को ये बिल्कुल भी अच्छा ना लगा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के से हंसकर बातें करे। मगर उसे तो पति की कोई परवाह ही नहीं थी। वो नीरज की आंखों के सामने ही किसी दूसरे लड़के से ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे नीरज नहीं, वो लड़का ही उसका पति हो। तभी वेटर जूस लेकर आया और एक एक करके सबने गिलास उठा लिए। रिंकू जरा दूर खड़ी थी तो नीरज ने ही गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया, पर रिंकू जो अपने दोस्त के साथ हाथ हिला हिलाकर बातें कर रही थी, उसका हाथ उस गिलास से जा टकराया और जूस उसके कपड़ों पर गिर गया, जिसे देखते ही रिंकू गुस्से से चिल्ला पड़ी। उसने अपने दोस्तों का भी ख्याल नहीं किया और सबके सामने ही नीरज की इतनी बेइज्जती की कि वो मुंह छुपाकर रह गया। रिंकू के सभी दोस्त उस पर हंस रहे थे। रिंकू भी अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसे अपने पति की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस अपनी पार्टी में मस्त थी। नीरज वहीं एक तरफ बैठकर उसके फ्री होने का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर होने के बाद भी जब रिंकू नहीं आई तो नीरज ने उसको फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। वो उठकर अंदर गया और सबसे पूछा, मगर किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तभी अचानक नीरज ने उस लड़के से पूछा जिससे रिंकू बातें कर रही थी, तो वो कहने लगा कि रिंकू को तो घर में गए हुए 1 घंटा हो चुका है,
कहते हुए उसने अजीब सी नज़रों से नीरज की तरफ देखा, जैसे उसे बता रहा हो कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए ही घर चली गई। नीरज को उस वक्त रिंकू पर गुस्सा तो बहुत आया, पर अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो पार्टी से बाहर निकल आया और रिक्शा करके घर आ गया। घर पहुंचा तो उसने देखा कि रिंकू कमरे में सो रही थी। अब वो उसे जगा भी नहीं सकता था, और जब सुबह हुई तो नीरज की उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि उसका क्रोध अब समाप्त हो चुका था और वो जानता था कि अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात कही तो रिंकू न जाने उसके साथ क्या करेगी। इसलिए उसने चुप्पी साध ली। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जब नीरज दफ्तर से वापस आया तो उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो रखी थी। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा तो सामने अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देखकर हैरान रह गया। उसके पैर से खून निकल रहा था। लोगों ने बताया कि ये बाहर अकेला ही खेल रहा था, तो अभी अभी एक बाइक वाला इसे फेंट मारकर चला गया। रिंकू भी अब घर पर नहीं है। नीरज ने जल्दी से अपने बेटे को गोद में उठाया और उसी ऑटो से लेकर अस्पताल चला गया जिस ऑटो से वो आया था। रास्ते में उसने रिंकू को फ़ोन करके उसे सारी बातें बताई तो वो बोली कि वो किसी पार्टी में है, अभी नहीं आ सकती। आप उसे अस्पताल लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊँगी। ये सुनकर नीरज को गुस्सा तो बहुत आया, पर अभी उसे अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुँचना था। वहाँ पहुँचा तो प्रीतम की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर उन्हें तुरंत अंदर ले गई। नीरज वहीं बाहर बैठकर अपने बच्चे के लिए मिन्नतें करने लगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ ना होना चाहिए। उसने न जाने कितनी बार रिंकू को कॉल किया, मगर वो बहुत देर के बाद आई। उसके आते ही नीरज ने उसे सारी बातें बताई तो रिंकू तुरंत अंदर गई और डॉक्टर से बोली कि जितना भी खर्चा हो हम करने के लिए तैयार हैं, बस आप मेरे बेटे को बचाने की कोशिश करें। तभी डॉक्टर ने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता मैडम, इतने छोटे बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्या आपने उसका ध्यान नहीं रखा? अब उनके पैर से इतना रक्त बह चुका है कि उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर डॉक्टर वहाँ से चला गया और रिंकू बाहर आकर नीरज पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुमने ही बच्चे का ध्यान नहीं रखा। यह सुनकर नीरज को उस पर बहुत गुस्सा आया कि वो एक माँ है और माँ का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन नहीं, वो तो बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में बिजी रहती है। उनका बेटा तो एक अनाथ जैसी जिंदगी जी रहा था। जब नीरज दफ्तर से लौटता तो वही उसे खाना देता। रिंकू को तो बच्चे का कुछ ध्यान ही नहीं था। वो तो आज भी ऐसी जिंदगी जी रही थी जैसे एक अविवाहिता हो। मगर अब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का समय नहीं था, बल्कि अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करनी थी। उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि चाहे आप जितना भी पैसा मांगे हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप हर स्थिति में प्रीतम की जान बचा लीजिए। रिंकू उस समय भी अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर यह कहकर घर चली गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर आराम करके बाद में आ जाऊंगी। नीरज को उस पर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो अपने बच्चे को इस हालात में छोड़कर घर कैसे जा सकती है। आज उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अगर रचना उसकी ज़िंदगी में होती तो आज ये हाल ना होता, क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करती थी। आज उसके पास सब कुछ था। अब वो उस पुराने घर में नहीं, बल्कि रिंकू के पिता ने जो दहेज में घर दिया था वहाँ जा चुके थे, जहाँ आलीशान बंगला जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी था। मगर आज उसे वो सारी चीज़ें फीकी लग रही थी। एक क्षण के लिए वो सोचने लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताई है। उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी की गुलामी में गुजार दी, जो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। मगर अब क्या हो सकता था, उसने ये ज़िंदगी अपने लिए स्वयं ही चुनी थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक डॉक्टर उसकी तरफ आया और कहने लगा कि आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है, आप एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए। हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
मगर पल पल उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। तभी नीरज ने घबराते हुए कहा, आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर किसी को फ़ोन करते हुए वहाँ से चला गया। नीरज दौड़कर अंदर गया तो देखा कि कुछ नर्सें और डॉक्टर प्रीतम के आसपास दौड़ रहे थे। ये सब देखकर नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कुछ देर बाद एक महिला डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। नीरज समझ चुका था कि वही डॉक्टर है जो उनके बेटे की जान बचाने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर निकली और कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा आपको अंदर बुला रही है, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहती हैं कि आप अंदर रहें, क्योंकि बाद में लोग डॉक्टर पर ही दोष लगा देते हैं। नर्स की बात सुनकर तो नीरज का कलेजा ही कांप गया। वो जल्दी से नर्स के साथ आईसीयू में गया तो वहाँ बाकी डॉक्टरों के साथ वो डॉक्टर भी खड़ी थी जो शायद विशेषज्ञ थी। उसने धीरे से अपने मुंह से मास्क उतारा तो नीरज के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी रचना थी। वो भी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। नीरज का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि जैसे अभी सीने से बाहर ही निकल आएगा। वो ये नहीं जानता था कि उसे जीवन इस मोड़ पर भी ला खड़ा करेगा, कि उसे रचना की सहायता लेनी पड़ेगी। उसे वो समय याद आने लगा जब उन दोनों माँ बेटे ने उसे घर से निकाला था और वो उनके पैरों में गिरकर उस घर में रहने के लिए विनती कर रही थी। अभी रचना बस नीरज को ही घूर रही थी, मगर मुँह से कुछ ना बोली। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज उसका बदला पूरा हो गया हो, क्योंकि जाते समय रचना यही कहकर गई थी कि एक दिन न्याय जरूर होगा। तभी नीरज स्वयं पर नियंत्रण न कर सका और जाकर उसके पैरों में गिर गया। रचना, मुझे माफ़ कर दो। मेरा बदला मेरे मासूम बेटे से मत लेना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करना, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। नीरज हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। वहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स भी उन्हें देखने लगे। तभी रचना ने डॉक्टरों को संकेत किया तो वो नीरज को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोलता रहा कि रचना, मेरा बदला मेरे बेटे से मत लेना। तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। मगर रचना उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो चीखते हुए बाहर निकल गया। तब तक रिंकू भी आ गई। वो भी उसे देखकर हैरान थी। पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है, मगर नीरज ने उसे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि वो तो उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मगर उसको यूं रोता चिल्लाता देखकर वो भी घबरा गई। पर नीरज ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो बस ये डर सताए जा रहा था कि रचना अगर आज उससे बदला लेने पर आ गई तो उसके बेटे की जान नहीं बच पाएगी। करीब 2 घंटे बाद गहन चिकित्सा कक्ष का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकल कर आए तो वो दोनों दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए। तभी डॉक्टर ने शुभ समाचार दिया कि डॉक्टर रचना ने आपके बेटे की जान बचा ली है। ये सुनकर तो नीरज को अचरज का झटका लगा कि जिस लड़की की ज़िंदगी उसने उजाड़ दी थी, आज उसने उसकी इतनी बड़ी सहायता की। खैर, वो तो पहले ही जानता था कि रचना बहुत कोमल हृदय की है, मगर ये न जानता था कि आज भी वो इतने बड़े दिल का परिचय देगी और उसको क्षमा कर देगी। सभी डॉक्टर अब जा चुके थे। रचना भी जाने लगी, लेकिन तभी नीरज ने उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर बोला कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी उजाड़ दी थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे बेटे की जान बचा ली। तो रचना ने कहा कि मैं इतनी कठोर हृदय नहीं हूँ कि इतना पुराना बदला एक निर्दोष बच्चे से लूँगी, और वैसे भी वो सब मैं कब की भूल चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। ये कहकर रचना वहाँ से चली गई। रिंकू भी अब सारी सच्चाई जान चुकी थी। वो बहुत चक्की थी कि आखिर नीरज ने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। वो उसी समय नीरज से बहुत देर तक झगड़ा करती रही और गुस्से में
अपने बेटे से बिना मिले ही घर चली गई। आज नीरज को भी एहसास हो रहा था कि जीवन में असली अमीरी पैसों से नहीं बल्कि अपनेपन और इज्जत से आती है। अगर रिश्तों में सम्मान और प्रेम ना हो तो कितनी भी दौलत हो सब बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।